जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं शोबिज़ इंडस्ट्री का चमकता सितारा दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन ने निजी अस्पताल में तवील अलालत के बाइस इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान से, जो इस वक्त इनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं। जी आयमा, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए मारूफ अदाकार तलत हुसैन जो हैं वो आज सुबह इंतकाल कर गए हैं और जो है वो इस वक्त मैं उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो उनके अजीज़ व अकारिब समेत शोबिज़ इंडस्ट्री की मुख्तलिफ़ शख्सियात का जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात जो है वो आ रही हैं और जो है वो यहाँ पे काफ़ी गम का जो है वो शिकार भी हैं और काफ़ी जो है वो सोग में भी मुब्तला है। चूँकि तलत हुसैन जो है वो पाकिस्तान के एक मारूफ अदाकार थे, ना सिर्फ अदाकार बल्कि जो है वो सदाकार भी थे और हिदायतकार भी थे और टीवी से भी इन्होंने जो है वो इनका एक ताल्लुक काफ़ी अरसे तक जुड़ा रहा और आज सुबह जो है वो इनका इंतकाल हुआ है। निजी अस्पताल में जो है वो कई माह से ये ज़ेरे इलाज थे और ज़ेरे इलाज होने के बाद जो है वो आज सुबह इंतकाल कर गए। तलत हुसैन को जो है वो सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था। इनकी जो है वो खिदमात के बाइस एक जो है वो इन्हें अजीम अदाकार भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे जब हमारी इनके अजीज़ व अकारिब और दीगर लोगों से बात हुई तो उनका भी ये बताना था कि तलत हुसैन ना सिर्फ एक अच्छे अदाकार थे बल्कि जो है वो इखलाकी हवाले से भी जो है वो बहुत अच्छे इंसान थे और जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छे इंसान की तरह जो है वो रहते थे। तमाम लोगों से जो है वो अच्छी तरीके से मिलते थे। काफ़ी जो है वो यहाँ पे आमद का सिलसिला भी जारी है, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे ताज़ियत के लिए और इसके अलावा जो है वो ना सिर्फ इनके अजीज़ व अकारिब बल्कि जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग भी जो है वो आ रहे हैं और नमाज़ जनाजा के हवाले से ये बताया जा रहा है उनके बेटे की जानिब से कि शाम में जो है वो नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। डिफेंस का इलाका, डिफेंस फेज़ 8 में जो है वो इनकी नमाज जनाजा जो है वो शाम के औकात में अदा की जाएगी और इस वक्त जो है वो इनकी जो जिस्ते खाकी है उसको एदी सट खाने में जो है वो मुंतकिल किया गया है। यहाँ कराची का निजी अस्पताल था जहाँ पे ज़ेरे इलाज थे, जिसके बाद आज सुबह जो है वो इनके इंतकाल के बाद अब जो इनका जिस्ते खाकी है उसको जो है वो एदी सट खाने में मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ पे सट खाने में जो है वो वहीं पे उनको गुस्ल भी दिलाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो शाम में 5:30 बजे का वक्त तकरीबन बताया जा रहा है। मस्जिद का तयन जो है वो अब तक नहीं किया गया है। 5:30 बजे का जो वक्त बताया जा रहा है इसके मुताबिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी डिफेंस फेज़ 8 में। इसके अलावा जो है वो अगर बात करें इनके किरदार की तो यहाँ से जो हमारे लोगों से बातचीत हुई उसमें लोगों का ये बताना था कि ये जो ना सिर्फ एक अच्छे अदाकार के तौर पे इन्होंने अपना किरदार अदा किया है बल्कि जो है वो तलत हुसैन इखलाकी तौर पर भी जो है वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। सबसे जो है वो मोहब्बत और प्यार से मिलते थे। ड्राइवर से जब हमारी यहाँ पे बात हुई तो उनका भी ये बताना था कि जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हमारे साथ भी रहते थे और ड्राइवर से जब बात हुई तो उसने भी ये बताया हमें कि गुज़िश्ता 7 से 8 सालों से जो है वो उनका साथ था तलत हुसैन के साथ और जो है वो काफ़ी अलील थे कुछ अरसे से और गुज़िश्ता 1.5 माह से जो है वो तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा नासाज हो गई थी, जिसके बायस जो है वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज सुबह जो है वो तलत हुसैन इंतकाल कर गए। तलत हुसैन ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामों में मकबूलियत हासिल करी उन्होंने बल्कि जो है वो गैर मुल्की ड्रामों और फिल्मों में भी जो है वो अपना लोहा मनवाया इन्होंने और इसके अलावा जो है वो हिदायतकार और अदाकार होने के साथ साथ जो है वो तलत हुसैन पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जो है वो सदाकार भी थे। जी आयमा, बताइएगा कि तलत हुसैन किसी आर्जी मर्ज में मुब्तला थे या वैसे ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा था किसी बीमारी की वजह से? जी बिल्कुल, देखें तलत हुसैन जो है वो काफ़ी अरसे से बीमारी में मुब्तला थे और जो है वो उनका जो है वो ये बताया जा रहा है कि बीमारी में मुब्तला होने के बाइस उनका जो है वो काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट चल रहा था निजी अस्पताल में, लेकिन 1.5 माह से उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा नासाज हो गई थी और तबीयत नासाज होने के बाइस आज सुबह जो है वो इंतकाल कर गए हैं और यही बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 4 से 5 माह से इलाज उनका चल रहा था, लेकिन 1.5 माह से जो है वो उनकी तबीयत ज़्यादा नासाज थी। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताते चलें कहा गया कि मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया है। पीटीवी का जनरल मैनेजर अमजद हुसैन शाह ने कहा कि रेडियो थिएटर पीटीवी में उन्होंने बहुत काम किया है। हमारा आखिरी जो प्ले था जब इनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। तलत हुसैन की जितनी तबीयत ख़राब हो वो मना नहीं करते थे, हमेशा काम करने में मसरूफ़ रहते थे। मज़ीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। ड्यूटी कर रहा हूँ और बेटे भी एक इनका बेटा है, 2 बेटियां हैं।
एक बाहर थी, वो भी कल परसों से पहुंच गई है। अब ये बीमार थे, रात को बेटा रहता था, दिन में मैं उनके पास होता था। बहुत अच्छे शरीफ इंसान थे, बहुत ही इनका सदमा में भी बहुत है, अफसोस भी बहुत है। तकरीबन 4-5 महीने हो गए थे, अभी ज़्यादा जो है ये 2 महीना 1.5 हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी उनको तो छिपा में ले गए, वहीं गसल देंगे, वहीं रखेंगे। शाम को ही इनका तदफीन का मसला होगा। अभी उन्होंने कन्फर्म नहीं किया कि असर के बाद है या मगरिब के बाद। उनका तो बहुत ही अच्छा था, जितनी तारीफ़ कीजिए कम है। बहुत ही अच्छे, हर बंदे के साथ बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे, इस्लाम उनको बहुत अच्छा था। और ख़ासकर मेरी तो वैसे ही बहुत इज्जत करती है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। आयमा खान हमारे साथ मौजूद थी, हमें तफसीलन आगाह करी थी। आयमा, अपडेट कीजिएगा कि क्योंकि मारूफ अदाकार थे, उनके मदाहों की जानिब से और शोबिस के बाकी सितारों की जानिब से क्या इजहार ख्याल किया जा रहा है उनके लिए? जी बिल्कुल, देखें चूँकि तलत हुसैन जो हैं वो एक मारूफ और मशहूर अदाकार थे, तो उनके मद्दाहों और शोबिस सितारों की जानिब से जो है वो काफ़ी गम का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह से शोबिस अदाकार हैं, इन्होंने जो है वो अपने इंस्टाग्राम पर जो है वो इनके इंतकाल पर पोस्ट भी शेयर करी और अफसोस का इजहार भी किया। बुशरा अंसारी और जो दीगर हमारे जो मारूफ सीनियर अदाकार हैं, उनकी जानिब से जो है वो गहरे गम का इजहार किया जा रहा है। और यही बताया जा रहा है उनकी जानिब से भी कि चूँकि तलत हुसैन जो है वो एक बेहतरीन इंसान थे, एक बहुत अच्छे इंसान होने के साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामों में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। और इसके अलावा जो है वो गैर मुल्की ड्रामों और फिल्मों में भी जो है वो काम किया है। सदाकार भी थे, पीटीवी से भी इनका काफ़ी अरसे तक ताल्लुक़ था। तो ताहम मद्दाहों और शोबिस इंडस्ट्री की जानिब से जो है वो रंजो गम का जो है वो इजहार किया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे जो है वो मुख्तलिफ पोस्ट लगाई जा रही हैं इनके इंतकाल के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है, ये भी उनके किरदार के बारे में जो है वो लिखा जा रहा है, बहुत अच्छे इंसान का इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ भी था। और काफ़ी जो है वो गम और शोक का इजहार किया जा रहा है। जी, गम और शोक का इजहार किया जा रहा है। आयमा खान हमें अपडेट करी थी। आयमा, आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। शोबिस इंडस्ट्री का चमकता सितारा दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन निजी हस्पताल में तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। शोबिस इंडस्ट्री का एक और चिराग गुल हो चुका है और नाकाबिल फरामोश निशान छोड़ कर गए हैं। शोबिस इंडस्ट्री का एक और चिराग गुल हो गया है। भारत के शहर दिल्ली में 1940 में ये पैदा हुए हैं। गैर मुल्की फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की मारूफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। उन्होंने कहा कि मरहूम को फ़नून लतीफ़े के हवाले से भी इनकी खिदमात को खूब याद किया जाएगा। आपको बताते चले कि मुनफरिद लबो लहजे के आलमी शोहरत याफ्ता सदाकार और अदाकार तलत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। बेमिसाल और ड्रामा नगारी के शेक्सपियर कहलाने वाले तलत हुसैन की मैयत छिपा सरखाने में मुंतकिल की गई है। नमाज जनाजा असर में अदा की जाएगी। जी हाँ, आपको यहाँ पर बताते चलें कि नमाज जनाजा असर में अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं, सलमान सलीम से हमारे साथ मौजूद है। सलमान, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चीपा सदखाने के बाहर मौजूद हूँ और मारूफ अदाकार तलत हुसैन का आज जो है वो इंतकाल हुआ है। निजी अस्पताल में कई अरसे से जो है वो ज़ेर इलाज थे और आज जो है वो खालिक हकीकी से जहाँ मिले। इस वक्त उनकी मैयत चीपा सदखाने पे मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चीपा के कोऑर्डिनेटर हैं शाहिद, उनसे जानते हैं। शाहिद भाई, मैयत आप लोगों ने चीपा सदखाने मुंतकिल की है, क्या वक्त रखा है नमाज जनाजा का, तदफीन कहाँ पर की जाएगी इनकी? इनके जो रिश्तेदार जो मैयत लेकर आए थे अस्पताल से छिपा खाने, तो उन्होंने बताया था कि असर के टाइम जो है नमाज जनाजा है मस्जिद आयशा में और डिफेंस फेज़ 8 में इनकी तदफीन की जाएगी। तो इंशाअल्लाह वो इनके जो बेटा है और इनके जो रिश्तेदार हैं वो असर में छिपा खाने से मैयत वसूल करके घर लेके जाएंगे और फिर घर से मस्जिद और मस्जिद कब्रिस्तान इनके लिए तदफीन लेके जाएंगे। देखिए, बिल्कुल मारूफ अदाकार तलत हुसैन की अगर हम बात करें तो इनके बेशुमार ड्रामे हैं जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर काफ़ी मशहूर हैं, जिसके अंदर एक ड्रामा कशकोल है। जब वो ड्रामा ऑन एयर होता था तो लोगों का ये कहना है कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक जो है वो गायब होता था। और इसी तरह के और भी मज़ीद जो है वो कई ड्रामे हैं जो कि इन्होंने जिसमें अदाकारी सर अंजाम दी है। ताहम आज जो है वो इनका इंतकाल हुआ है निजी अस्पताल में और असर में इनकी नमाज जनाजा के बाद डिफेंस फेज़ 8 के कब्रिस्तान में इनको दफनाया जाएगा। जी।
जी, आयमा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तफसीलन आगाह करी थी। आयमा बताइएगा कि अदाकारी के इन्होंने खूब जौहर दिखाए हैं और बेहतरीन ये लिखारी भी थे, पीटीवी में भी काम कर चुके हैं और इसके अलावा गैर मालिक जो हैं गैर मुल्की फ़िल्मों में भी काम कर चुके हैं। तो बताइएगा कि अभी तक इनकी रुखसती के हवाले से कि कोई खराज अकीदत पेश किया जाएगा फ़िल्म सितारों की जानिब से, किस तरह से इनकी रुखसती जो है वो इस दुनिया जहां से कूच कर गए हैं, तो किस तरह की रुखसती इनकी मुतवक्की है कि किस तरह इन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा? जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री का चमकता सितारा दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है। मारूफ अदाकार तलत हुसैन निजी अस्पताल में तवील इलाज के बाद अब खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जी आयमा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं तलत हुसैन की रिहाइश गाह के बाहर ही मौजूद हूँ और जैसा कि इस वक्त ये कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है कि इन्हें जो है वो किस तरीके से सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त जो है वो किसी भी हम देख रहे हैं कि किसी भी अभी तक मारूफ शख्सियत ने यहाँ का जो है वो विज़िट नहीं किया है। यहाँ पे जो है वो अभी तक उनके अज़ीज़ व अकारिब और चंद लोग ही यहाँ पर आए हैं उनकी फैमिली से ताज़ियत करने के लिए और ये बताया जा रहा है कि शाम में जो है वो उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। डिफेंस फ़ेज़ 8 में जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इनके बेटे की जानिब से ये भी बताया गया है कि डिफेंस फ़ेज़ 8 में आयशा मस्जिद में जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इसके अलावा जो है वो ये भी यहाँ पे अभी तक ये बताया नहीं गया है कि इनको जो है वो किस तरीके से सुपुर्द खाक किया जाएगा। ताहम जो है वो दीगर हमारी जो आला शख्सियात हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने जो है वो इनके इंतकाल पर जो है वो गहरे अफसोस का इजहार किया है, रंजो गम का जो है वो इजहार किया है, जिनमें जो है वो कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी समेत शोबिज़ की भी जो सीनियर अदाकार है वो भी खासे गम का शिकार है और उन्होंने भी जो है वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट और दीगर चीज़ों के ज़रिए जो है वो अपने अफसोस का इजहार किया है, ताज़ियत का भी इजहार कर रहे हैं फैमिली के साथ। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो अभी इनका जो जिस्ते खाकी है उसको जो है वो चीपा सट खाने मुंतकिल किया गया है निजी अस्पताल से और जो है वो शाम तक जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि अदाकार जो तलत हुसैन है वो अपनी खिदमात की वजह से जो है वो उन्हें सितारा इम्तियाज़ भी जो है वो नवाजा गया था। ताहम ये उम्मीद की जा रही है कि अच्छे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो इनको जो है वो सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी सुपुर्द खाक किया जाएगा अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया आयमा खान, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी। जी आपको बताते चले, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मारूफ अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि स्टेज, थिएटर, टीवी और फिल्मी सनत के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने मारूफ अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना है कि स्टेज, थिएटर, टीवी और फिल्मी सनत के लिए इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश। खबरों का सिलसिला यहाँ आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स वफ्द के साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम से मुलाकात, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग का इनकाद किया गया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट करते चले, ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल सुनने के लिए, उनको हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग का इनकाद का फैसला किया गया है। टर्मिनल के हुकाम से मुलाकात हुई है ट्रांसपोर्टर्स वफ्द की साउथ एशिया पाकिस्तान में और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग का इनकाद का फैसला किया गया है। और आपको बताते चले कि इस मीटिंग के इनकाद का फैसला इसलिए किया गया है ताकि ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को सुना जाए, उन्हें आगाही दी जाए और मज़ीद मसाइल को जो है वो बाकायदा हल किया जाए। आपको बता रहे हैं और मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करने के लिए काविश मेमन से बात करेंगे। बताइएगा काविश हमें इस मीटिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर वफ्द की साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल के हुकाम से मुलाकात हुई है। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए ग्रैंड मीटिंग के इनेकाद का फैसला हो चुका है। इस हवाले से जो ट्रांसपोर्टर्स के कंसर्न है, जिसमें बंदरगाहों के एतराफ़, सड़कों की टूट फूट और दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। ट्रांसपोर्टर्स ने जिना ब्रिज से खामिस गेट तक ट्रैफिक के मसाइल से भी साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल हुकाम को आगाह कर दिया है। RTG ऑपरेशन की सुस्त रवि और समेत दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई है। वक्त में ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड और ऑयल टैंकर समेत दीगर एसोसिएशन के जो रहनुमा मुशरीक थे और इस सवाल से फैसला हुआ है कि ग्रैंड जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम एसोसिएशन के लोग और बंदरगाहों के जो एक हुकाम है मुशरीक होंगे और फिर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को
तफसीली तौर पर सुना भी जाएगा, उनके मसाइल को हल करने के लिए इकदाम भी उठाए जाएंगे। जी, इकदाम भी उठाए जाएंगे। काविश मेमन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चले, सिंध हुकूमत के महकमा वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने वर्कर वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों की तहकीकात शुरू कर दी है। एंटी करप्शन हुकाम ने वर्कर वेलफेयर बोर्ड इंतजामिया से मुलाजमीन का सर्विस रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी से। देखिए जी, महकमा एंटी करप्शन इस वक्त जो है वो मुतहरिक है और मुख्तलिफ महकमों में जो बदनवानियाँ हैं, जिसमें माली बेज़ाब्तियाँ हैं, गैर कानूनी भर्तियाँ हैं और उसके अलावा दीगर जो करप्शन के इश्यूज़ हैं, उसमें एंटी करप्शन इस वक्त जो है वो पूरे सिंध में मुतहरिक है और मुख्तलिफ इदारों को जो है वो इस वक्त वो मुख्तलिफ इदारे एंटी करप्शन के रेडार पर हैं। इस वक्त जो हम अब इस वक्त आपसे खबर शेयर कर रहे हैं उसमें ये है कि महकमा एंटी करप्शन ने जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसमें जाली भर्तियों पर जो है वो नोटिस लिया है और उसके हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया है। इस हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जाली भर्तियों का जो है वो नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जिसमें वर्कर वेलफेयर बोर्ड में एडमिन, वेलफेयर ऑफिसर समेत 100 से ज़्यादा जाली भर्तियाँ साल 2022-23 में की गई हैं। ये वो जाली भर्तियाँ हैं जिसकी तहकीकात एंटी करप्शन ने शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के एडमिन ऑफिसर बशीर चाचर और वेलफेयर ऑफिसर माजिद शेखी ने जाली सर्विसेज रिकॉर्ड बनाए। ज़राए का ये कहना है कि जाली भर्तियों के हामिल मुलाजमीन को लेबर कोड के आर्डर पर मुस्तकिल भी किया गया। ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जो महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात के आगाज़ में हमसे शेयर किए हैं। जो महकमा एंटी करप्शन है उसके ज़राए का ये कहना है कि कानून के मुताबिक लेबर कोड किसी भी सरकारी इदारे के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मजाज नहीं है। ज़राए का ये कहना है कि अदालत जो है वो किसी भी मुलाजिम को मुस्तकिल करने की मजाज नहीं है। इसके वजह से वर्कर वेलफेयर बोर्ड की इंतजामिया ने 28 मई तक रिकॉर्ड जमा नहीं कराया तो फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर महकमा एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड नहीं जमा कराया, जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है उसको रिकॉर्ड जमा नहीं कराया एंटी करप्शन को, तो मज़ीद जो है वो तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा और ये जो जाली भर्तियाँ हैं इसके वजह से मज़ीद जो है वो दीगर भी ऐसे इदारे हैं। ज़रा का ये कहना कि दीगर भी ऐसे इदारे हैं सिंध के जहाँ पर महकमा एंटी करप्शन जो है वो मुतहरिक है और वहाँ पर जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं और उसके अलावा जो मुबैना तौर पर किसी भी तरह से जो खुर्द बुर्द की गई है, किसी भी हवाले से करप्शन की गई है, तो उन इदारों पर एंटी करप्शन रेड भी करेगी, उनको नोटिस भी जारी करेगी। इसके अलावा जो भी करप्शन के केसेस होंगे इस वक्त जो है वो महकमा एंटी करप्शन जो है वो फुल मुतहरिक है और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मजाज भी है और उनको नोटिस भी जारी करेगी। शहर में शदीद गर्मी से शहरी बेहाल होने लगे हैं। शहरियों को सायादार दरख्तों की तलाश है, जो कि पार्क्स में सायादार दरख्तों के नीचे बैठकर खुद को गर्मी से महफूज कर रहे हैं। आयमा खान की रिपोर्ट देखकर। कराची का पारा हाई गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। झुलसा देने वाली गर्मी ने शहरियों को निढाल कर दिया। गर्मी से बेहाल शहरियों ने सुख का सांस लेने के लिए पार्कों में सायादार दरख्तों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, कोशिश तो यही करता है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जूसेस वगैरह लेते हैं, लेकिन यह है कि ये भी अल्लाह की नेमत है। गर्मी ना भी हो तो भी इसका एक एहसास होता है, लेकिन आजकल कुछ गर्मी का ज़रा ज़ोर ज़्यादा है, तो यह है कि एहतियात करते हैं और कोशिश हम अपनी तरफ से भी करें और मुर्तज़ा वहाब साहब को भी चाहिए कि वो लोगों को अवेयरनेस दे कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है ना वो लगाएं। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा ये पानी लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं और टोपियाँ जो है इसमें हम पानी डालकर यूज़ करते हैं और बच्चों को भी हम इसी तरह यानी कि यूज़ करा रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम यहाँ पर दरख्त होना चाहिए सब जगह ना, ताकि ज़्यादा बंदे इसमें साए में बैठ सकें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक गर्मी की लहर जून के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। देखिए जी, अभी तो बाकी जगहों में तो मुल्क के शदीद लहर चल रही है गर्मी की। कराची में उस तरह की हीट वेव टाइप चीज तो नहीं है, लेकिन गर्मी ज़ाहिर है यहाँ पर ज्यादा नमी होने के बायस महसूस ज्यादा होती है। तो आज भी टेम्परेचर वही 37 या 38 तक जाएगा और जो मई के आखिरी 2 दिन होंगे उसमें बढ़ सकता है ज्यादा, उसमें हो सकता है 40 तक चला जाए।
اور یہ شدت برقرار رہے گی جون کے پہلے ہفتے تک. اسی طرح سے ملک کے بیشتر جو جگہوں پر چل رہی ہے گرمی اس کی 3, 4, 5 جون تک اسی طرح سے رہے گا. بڑھتی گرمی کے پیش نظر شہریوں نے میئر کراچی سے شہر بھر سمیت پارکس میں بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا مطالبہ کر دیا ہے. کیمرامین حارث کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21. اور بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. شہر قائد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مہاجر قومی موومنٹ کی سڑکوں پر آنے کی دھمکی. آفاق احمد کہتے ہیں کہ الیکٹرک شہریوں سے اضافی بل وصول کر رہی ہے. اگر شہر میں لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. لیاقت آباد کے سپر مارکیٹ پورے لاہور کے برابر ٹیکس دیتی ہے. شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں ہی فروخت کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شعیب مختار کی اس رپورٹ میں. کراچی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف مہاجر قومی موومنٹ بھی میدان میں آ گئی. سندھ اربن گریجویٹ فورم کے تحت میئر کراچی سیمینار سے چیئرمین آفاق احمد کا خطاب. بولے 3555 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والی کے الیکٹرک شہریوں سے 12000 میگا واٹ کے بل وصول کرتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم نہ ہوا تو سڑکوں پر آئیں گے. 3555 میگا واٹ بجلی اس نے پیدا کی کے الیکٹرک اور 100% بل دی. کتنے میگا واٹ کا بل اس کو پبلک کو جانا چاہیے؟ 3555. 12000 میگا واٹ کا بل کے الیکٹرک بیچتا ہے. اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی تو مہاجر قومی موومنٹ احتجاج کرے گی. احتجاج کا حق رکھتی ہے اور وہ احتجاج باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوگا. احتجاج بھرپور ہوگا. پورا شہر احتجاج کرے گا. لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے پورے لاہور کے برابر ٹیکس دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے آفاق احمد کا کہنا تھا کہ اس شہر نے 6 ماہ میں پاکستان کو 20 خرب روپے دیے ہیں، جس کے بعد بھی ہم اپنے بچوں کو فرش پر تعلیم دلوانے پر مجبور ہیں. بجٹ کا بڑا حصہ پنجاب کو دیا جاتا ہے. 6 مہینوں میں، گزشتہ 6 مہینوں میں 20 خرب روپیہ اس پاکستان کو اس شہر نے دیا. 20 خرب اس شہر سے 6 مہینوں میں وصول کیے اور 20 خرب دینے والا شہر آج پانی کو ترستا ہے. ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو ننگے فرش پر بٹھا کر پڑھانے پر مجبور ہیں. قومی اداروں کو نجکاری سے بچانے کی تجویز دیتے ہوئے آفاق احمد کا کہنا تھا پاکستان میں 200 گولف کلب ہیں جو صرف اور صرف اشرافیہ کے زیر استعمال ہیں. اگر انہیں فروغ کر دیا جائے گا تو دوسرے ادارے نجکاری سے بچ جائیں گے. کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21. اسکیم 33 سیکٹر 13A کا علاقہ کچی آبادی کا منظر پیش کرنے لگا ہے. طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ، سیوریج کا ناکارہ نظام اور پانی کی عدم دستیابی مکینوں کے لیے عذاب بن گئی ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد. جی رضوان، آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی بالکل، آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں. اس وقت اسکیم 33 میرے بائیں جانب مشرق سوسائٹی ہے اور میرے دائیں جانب جو ہے میمن نگر ہے. ڈیولپ یہ ایریا ہے لیکن کسی کچی آبادی کا منظر یہ پیش کر رہا ہے اور یہاں کے مسائل بھی وہی ہیں جو کہ عموماً کچی آبادیوں میں ہوتے ہیں. یہاں پہ سیوریج کا نظام درم برم ہے. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں مسائل کے ساتھ ساتھ بنیادی ضرورت کی چیز پانی بھی یہاں کے لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. مکین بہت پریشان ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ میم. فرمائیے گا کیا مسائل ہیں آپ کے یہاں پہ علاقے میں؟ مسائل تو بہت ہیں. یہاں پہ ابھی پانی بھرا تھا، ٹھڈو ڈیم کا جو بیک مارا تھا تو یہاں پورا رستہ بنا تھا کیونکہ پیچھے جو ہے برساتی نالا ہے جس پہ بستی بن گئی ہے اور یہاں ہمارے علاقے میں جب پانی بھرا تو 3 فٹ پانی بھر گیا تھا جو ہمیں یہاں سے موو ہونا پڑا اور جتنا بھی سب کا سامان تھا سب ڈوب گیا تھا. یہ تو ماضی کی بات بتائیے آپ نے. یہ بتائیے کہ اب اگر بارش ہو جاتی ہے تو کیا خدشات ہیں آپ کے ذہن میں؟ وہی خدشات ہیں جو ابھی ماضی میں ہوئے تھے کیونکہ کوئی رائے عمل نہیں ہوا. اس کے لیے ہم نے اپنے آگے ملبہ ڈال کے تھوڑی اونچی کر دی ہے لیکن گھر نیچے ہو گئے، روڈ اونچی ہو گئی ہے اور جو ہے پانی جو ہے بے تحاشا اب پہلے 3 فٹ کا تھا اب 4 فٹ کا اب جو ہے بھرنے کا خندیشہ ہے. کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی بڑی شکایات یہاں پر پائی جاتی ہیں. آپ بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہ الیکٹرک کے حوالے سے یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا 10 12 14 گھنٹے تک چلے گئے ہیں اور یہ سامنے جو ہے نا پیچھے ہمارے گوٹ ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ ہے. حالانکہ کورٹ کے آرڈر ہیں. چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملات ہمارے جو ہے نا سالو کیے جائیں. کہ الیکٹرک کے کنڈے لگتے ہیں یہاں پہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 100% ہماری جو ہے نا ریکوری ہے. اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ
सफ़र कर रहे हैं। पानी के सिलसिले में भी हम सफ़र कर रहे हैं और सीवरेज का भी मसला वैसे ही है। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि वो बुनियादी मसाइल जो कि अमूमन कच्ची आबादियों में पाई जाते हैं इस डेवलप एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे के इलेक्ट्रिक जो है यहाँ के शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग 100% रिकवरी होने के बावजूद की जा रही है, जिसके नतीजे में किल्लत आब भी शदीद यहाँ पर पाई जाती है और इसके साथ साथ सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है और यहाँ के मकीन परेशान हैं कि बारिश हो गई तो क्या होगा। जी और अब यहाँ बात करेंगे कराची बंदरगाह पर मुसाफिर वैन समंदर में जा गिरी है। वाक़े में ड्राइवर को बचा लिया गया। KICT की बंदरगाह पर हुकाम की गफलत के बाइस गुज़िश्ता रात 11:30 बजे के करीब 2 जहाज़ों के दरमियान HiAce वैन समंदर में जा गई। ज़राए के मुताबिक मुसाफिर वैन में ड्राइवर मौजूद था, जिसे बचा लिया गया है। ड्राइवर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया है। ज़राए के मुताबिक कहना है कि बर्थ पर जहाज़ों और समंदर के करीब गाड़ी आने की इजाज़त नहीं होती। वैन शटल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशरफ्त। स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 75,983 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। जिम्मे को शेयर्स की खरीदारी पर 100 इंडेक्स पहली बार 76,248 की सतह तक देखा गया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पेशरफ्त के बयान को सरमायाकारों ने मुस्बत लिया। बड़ी सरगर्मियां देखी गयी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 641 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 0.90% इजाफे से 75,983 की बुलंद सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 83 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 49 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक माहिर अमीन यूसुफ का कहना है कि IMF के साथ मुआहदे में पेशरफ्त इंतहाई अहमियत की आमिल है। वजीर आजम के दौरा UAE में भी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की खबरों पर मार्केट में मजीद तेजी आएगी। मार्केट में बहुत अच्छी खबरें भी हैं, प्लस कि UAE का भी है कि 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स वो करेगा। प्लस एक और ख़बर मार्केट में चल रही है कि सऊदी अरेबिया जो है रेकोटेक में 15% लेगा। उसमें है ये कि 100% जो होल्डिंग थी उसमें से 50% तो बैरिक कंपनी जो कैनेडियन कंपनी उसने ऑलरेडी ले चुका है। वो 50% जो गवर्नमेंट के पास होल्डिंग थी उसमें से 15% गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग सऊदी अरेबिया से कमिटमेंट की है, 25% बलूचिस्तान गवर्नमेंट की और 10% गवर्नमेंट की फेडरल की। तो इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास 35% होल्डिंग रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक मार्केट में शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 115 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,133 अरब से बढ़कर 10,248 अरब रुपए पर पहुंच गई। अशरफ खान, सिटी 21। और दूसरी जानिब एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा। रुपए पर बढ़ता प्रेशर कम हो गया है। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 278 रुपए 21 पैसे पर ही बरकरार है। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे महंगा हुआ। यूरो 1 रुपए 60 पैसे और बरतानवी पाउंड 65 पैसे सस्ता हो गया है। इस पर भी अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की बढ़ रफ्तारी को ब्रेक लग गया। एक हफ्ते में इंटर बैंक में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। डॉलर और दीगर करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 278 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 279 रुपए 55 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में यूरो 1 रुपए 60 पैसे कमी से 300 रुपए 48 पैसे का हो गया। बरतानी पाउंड 65 पैसे महंगा होकर 352 रुपए 96 पैसे पर जा पहुंचा। एक हफ्ते में मारुति धर्म 8 पैसे कमी से 75 रुपए 91 पैसे का हो गया। सऊदी रियाल 10 पैसे सस्ता होकर 74 रुपए 11 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक का कहना है कि एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 15 करोड़ डॉलर से तजावज कर गए। यही सबब है कि रुपए पर प्रेशर कम हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। एक्सपो सेंटर कराची में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया। पाक व्हील की जानिब से सजाए गए मेले में बड़ी तादाद में मुनफरिद मॉडल्स की गाड़ियां शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बताइएगा। हाजीपुर एक्सपो सेंटर में हम देख रहे हैं कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों का मेला सज गया है और गाड़ी के शौकीन अफराद जो है वो एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स की और मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियाँ यहाँ पर शोकेस की गई हैं और ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ मुख्तलिफ जो मॉडल्स की हैं और ये मॉडल्स जो हैं उसमें सर्टिफिकेशन भी दी गई है पाक व्हील्स की जानिब से, सर्टिफाई भी किए जा रहे हैं और जो माहिरीन हैं पाक व्हील्स के वो यहाँ पर जो शुरा हैं उनको गाड़ियों के हवाले से तमाम तर डिटेल्स भी फराहम कर रहे हैं और लोग जो हैं वो अपनी अपनी पसंदीदा गाड़ी अपनी रेंज के मुताबिक उसको सर्चिंग में भी लगे हुए हैं। लेकिन शहरियों की जानिब से इस मेले को जो है वो खासा सराहा गया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, से जानते हैं, आप ही बताएगा कि कितना इंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस मेले से क्या फ़ायदा होता है? इस मेले में आने से हम लोगों को अपने एक तो पसंद की गाड़ी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात यह कि हमें हर रेंज की गाड़ी हमारे सामने मौजूद होती है।
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر جتنے بھی یہاں پر اس وقت جو ڈیلرز آئے ہوئے ہیں گاڑیاں بیچنے کے لیے تقریباً سبھی کے نامی گرامی ہیں یہاں پر. اور ہم لوگ یہاں پر جب گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ ہم کسی ٹرسٹیبل جگہ سے لے رہے ہیں, ٹرسٹیبل بندے کے ساتھ سے ہم گاڑی ڈیل کر رہے ہیں. کسی ہم لوگ راہ چلتے بندے کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک انجان آدمی سے اتنی ہیوی اماؤنٹس کی آئٹم پرچیز کرنا یہ ایک رسکی چیز ہوتی ہے. ابھی ہم لوگ یہاں سے اگر کسی اعتماد والے بندے سے لیتے ہیں, کل کو کوئی ایشو آتا ہے, کوئی پرابلم ہے, تو ہم ان سے جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں, سالو کر سکتے ہیں اس کو. کل کو ہمیں کوئی نہ کوئی رسپانس دینے والا بندہ موجود ہے ہمارے پاس. اس وجہ سے ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں, جو ٹرسٹیبل لوگ ہیں, جو برانڈز ہیں, ان سے ہم لوگ گاڑی پرچیز کریں. قیمتوں کے حوالے سے کیا کہو گے؟ قیمتیں کتنی یہاں پہ پرکشش ہیں ایز کمپیئر ٹو باہر؟ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پر جو گاڑیاں ہم لوگوں کو شو روم پر جن پرائسز کے اوپر مل رہی ہیں, جو وہ لوگ یہاں پر آ کر گاڑیوں پہ ان سے اپنے پرائس انہوں نے کم رکھے ہیں صرف چانس لینے کے لیے. ہم نے پوچھا ایک دو لوگوں سے, وہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی گاڑی کے ہم لوگوں نے 50 لاکھ روپے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر ہم اس کے 48 لاکھ روپے رکھ رہے ہیں, 2 لاکھ کم کر. جی بالکل, قیمتوں میں بھی کسی حد تک یہاں پر شہریوں کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے, کسی حد تک رعایت بھی دی جا رہی ہے, اور شہری یہاں پر مطمئن اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو شو رومز کے مالکان ہیں, شو رومز اور ڈیلرز کی جانب سے یہاں پر گاڑیاں پیشی گئی ہیں, اور یہاں پر جو آنے والے شہری ہیں وہ سرٹیفائی ہوتے ہیں, اپنی گاڑیاں دیکھتے ہیں اور گاڑیوں کے حوالے سے جو فیچرز ہیں اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں, مطمئن ہو کے پھر یہاں پر وہ گاڑیوں کی خریداری کو دلچسپی لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سینٹر کا رخ کر رہی ہے, جہاں پر مختلف ماڈلس کی گاڑیاں شوکیس کی گئی ہیں, گاڑیاں پیش کی گئی ہیں. بہت شکریہ آپ کا وسیم افتخار. ریگل چوک پر ہر اتوار کو پرانی کتابوں کا منفرد بازار سجتا ہے, اور جہاں نایاب کتابیں بھی موجود ہیں وہیں پر شہری کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے انتہائی کم قیمت پر کتابیں مل جاتی ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے میر کی ریو سے. بالکل, سردی ہو یا گرمی, صبح ہو یا شام, لیکن کتب بینی سے شوق رکھنے والے, کتابوں سے شوق رکھنے والے کراچی کے شہری پہنچ جاتے ہیں ہر اتوار کو لگنے والی پرانی کتاب مارکیٹ میں. یہ کتاب مارکیٹ قائم ہے کراچی کے علاقے ریگل چوک پر, جو کافی عرصے سے یہاں پر لگتی ہے. یہاں پر پرانے کتاب آتے ہیں, قیمتی نادر و نایاب کتاب آتے ہیں جن کی مارکیٹ سے قیمت بہت کم ہوتی ہے. یہاں جو کتابوں سے پیار کرنے والے شہری وہ یہاں سے آ کر اپنی پسند کے موضوعات کی کتاب لیتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہے کہ شہری بھی موجود ہیں, نوجوان بھی موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. سر بتائیے گا کہ آپ کون کون سی یہاں سے کتاب لاتے ہیں, کیا ہر ہفتے آپ آتے ہیں, اور کون سی کتاب یہاں سے ملتی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. یہاں پہ بہت سارے موضوع کی کتابیں موجود ہیں. یہاں پہ آپ مذہبی کتابیں لے سکتے ہیں. لانگ ٹائم سے ایک عرصہ دراز سے کراچی کے اس مارکیٹ کو میں تقریباً 4 سے 5 سال سے وزٹ کر رہا ہوں ایوری سنڈے. بہت ساری بکس یہاں پہ اویلیبل ہیں جو کہ ایزیلی آپ کو مارکیٹ کے کم ریٹ سے, اور وہاں جو آپ کو کتاب کہیں پہ بھی نہیں مل سکتی وہ یہاں ایزیلی آپ ایکسیس ہے, آپ کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن سنڈے ہے آپ کے پاس, تو میں بھی اس وجہ سے یہاں آیا ہوں. بہت ساری بکس میں نے دیکھی ہیں. یہاں تو بہت سستے دام پہ بکس ملتی ہیں, آپ کو تقریباً 150 میں 200 میں اچھی سی بکس مل جائے گی, جو کہ مارکیٹ میں تقریباً 500-600 کی بکس ملتی ہیں. جی بالکل, کراچی کی ریگل چوک پر لگنے والی یہ جو مارکیٹ ہے یہ سب سے پرانی کتابوں کی مارکیٹ ہے, جہاں پر ہر موضوع پر کتاب موجود ہے. یہاں پر ادب پر, سائنس پر, سماجیات پر, معاشیات پر اور دیگر موضوعات پر بھی یہاں پر قیمتی اور نادر کتابیں ملتی ہیں, جو کہ مارکیٹ سے بہت کم ریٹ پر ملتی ہے. تاہم اس نوجوان کی بھی بات آپ نے سن کا ہے, کہنا تھا کہ وہ 4 سے 5 سال ہو گئے اس مارکیٹ میں آ رہے ہیں. وہ ہر ہفتے یہاں سے 2-3 کتابیں لیتے ہیں اور اپنی پسند کے موضوعات کی کتاب سے یہاں سے لیتے ہیں. جی, اور دوسری جانب گورنر کے آئی ٹی کورس سے متاثر ہو کر لاہور کا مشہور یوٹیوبر کراچی پہنچ گیا. رجب بٹ نے گورنر آئی ٹی مارکی کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات کی اور آئی ٹی کی مفت کلاسز کی انعقاد کو سراہا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. آئی ٹی انیشیٹو کورس کلاسز کامیابی سے جاری. معروف یوٹیوبرز رجب بٹ بھی گورنر آئی ٹی انیشیٹو مارکی پہنچے. گورنر سندھ کے صاحبزادے اور یوٹیوبر زید ٹسوری نے رجب بٹ کو آئی ٹی مارکی میں مدعو کیا. یوٹیوبر رجب بٹ نے آئی ٹی کی مفت کلاسز کے انعقاد کو سراہا اور گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کو بہترین گورنر قرار دیا. really inspired by them, all of them. مطلب یہاں پر ہر ایج کا بچہ ہے, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ پاک ان سب کو کامیاب کرے. اور گورنر صاحب کا بہت پیارا ایک اسٹیپ ہے, میں نے اپنے ولاگس میں بھی بتایا اور میں ابھی آن ایئر بھی بتا رہا ہوں کہ بہت پیارا اسٹیپ ہے. ان سے میرا خیال ہے کچھ لیا نہیں جاتا, ان کو دیا ہی جا رہا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ نالج, اور اس کے علاوہ لیپ ٹاپس ہیں, پھر ایک
प्यारा माहौल है और गर्मी नहीं है, इतने एसी लगे हुए हैं, मैं वही देख रहा हूँ। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसूरी के साहिबजादे और यूट्यूबर जैद टिसूरी ने बताया कि जदीद दौर डिजिटल का है, यूट्यूब के जरिए भी घर बैठे कमाया जा सकता है। मैं तो यूट्यूबर्स को देखता रहता था यूट्यूब पे, पर मेरे अंदर भी एक लगन होती है ना कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, और हर एक बंदे के यूट्यूब चैनल का एक मकसद होता है। कोई टीचर होता है, कोई कोर्सेज दे रहा होता है, बट मेरे चैनल का ये मकसद है कि यूथ मुझसे इंस्पायर हो। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, से पॉडकास्ट करता हूँ मारूफ बिजनेसमैनों के, पॉलिटिशियंस के, पर एक मैसेज मेरा ये ज़रूर रहता है कि यूथ भी ये करे। IT के तलबा ने कहा कि मुख्तलिफ शोबे में कामयाब शख्सियत के यहाँ आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुरानदाजी प्रोग्राम के जरिए तलबा इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि वो आज कहाँ पे हैं, और इससे हमें मतलब कुछ करने के लिए सलाहियत मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके जैसे बने, और वो आगे कुछ ना कुछ कुरानदाजी भी करते रहते हैं। तो इससे मतलब हर किसी के लिए एक बेनिफिट ही है। विज़िट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये हमें इन्हेंस करता है कि हमारी जो भी हम सीख रहे हैं यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत से सीखें और ज़्यादा मेहनत करें हम। IT कोर्स के तलबा का कहना था कि उस्ताज़ा की क़यादत में इम्तिहानात से मुताल्लिक तैयारियाँ भी जारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद रमीज़ के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।